Welcome, General Ranade. Oh, thank you. Welcome again to our talk show. And हमारे पिछले एपिसोड जो हमने शिवाजी पे किया था उसमें हमने शिवाजी के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू के ऊपर जो है बातचीत की थी, जो कि लोग एक्चुअली बहुत कम जानते हैं। लोगों की नज़र में पता नहीं क्यों ये उस ढंग से नहीं आ पाया जिस ढंग से उनकी जो मिलिट्री कैंपेन्स और उनकी जो रणनीति थी वो लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे व्यूअर्स ने इस बात की बड़ी तारीफ़ की है, उन्होंने कुछ सवाल भी किए हैं, वो मैं आपको पूछूंगा ज़रूर। तो हम ये एपिसोड जो शुरू कर रहे हैं आज का, इसमें हम पिछले वाले से एक कदम आगे चलेंगे और शिवाजी के समय जो लीगल सिस्टम था उस पर बात करेंगे, क्योंकि बिना न्याय के कोई राज्य चल नहीं सकता है। तो उनके समय में एक न्याय प्रणाली थी और जैसा मेरी आपसे बातचीत में पता लगा कि बहुत ही ज़बरदस्त न्याय प्रणाली थी। तो उसको समझने से पहले एक सवाल जो हमारे कुछ व्यूअर्स ने पूछा है कि जो वतनदारी सिस्टम था जिसको शिवाजी ने एबॉलिश किया, ख़त्म कर दिया उन्होंने, वो कुछ अच्छा सिस्टम नहीं था। लेकिन उसके बारे में कुछ जब तक हम पूरी जानकारी नहीं ले लें तो हम शिवाजी की न्याय प्रणाली को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? ये बात सही है कि शिवाजी को जैसे हम जानते हैं, हिस्ट्री किताबों में पढ़ा है, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, उनके मिलिट्री कैंपेन, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ जीती, कैसे लड़ाइयाँ जीती, उसके बारे में। पर एक दूसरा जो पहलू हम शिवाजी का भूल जाते हैं, और मतलब इतना प्रचलित नहीं हुआ, इतना फेमस नहीं हुआ, उसका एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? वो एक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिवाजी को पता था कि अगर उसको इन दुश्मनों से, और जो मुग़ल सेना है और बीजापुर है और आदिल शाही है, इनसे अगर जीतना है तो उसके लोग उसके साथ होने चाहिए। और अगर लोग उसके साथ होने चाहिए तो लोगों को खुश रखना है। खुश कैसे रखेंगे? अच्छा गवर्नेंस दो। अच्छा, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। तो वो अच्छा गवर्नेंस के लिए जब उसने देखा कि जो वतनदारी सिस्टम, अभी वतनदार मतलब कुछ गाँव को कब्जा करके कुछ फैमिलीज बलशाली हो जाती हैं और वो उधर एक तरीके का अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। जो सुल्तान आता है, आदिल शाह, मुग़ल, उनको इन लोगों से कांटेक्ट के लिए वो ये वतनदारों को पकड़ लेते हैं। उनको बोलते हैं भी आप गांव को मैनेज करो, आप इलाके को मैनेज करो, हमें इतना कर दो, बाकी आपने क्या करना है वो आपके ऊपर है। अच्छा, एक मिनट, ये क्या वतनदारी सिस्टम और जो जमींदारी सिस्टम है क्या एक ही नहीं है? ये साथ साथ एक सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। और जमींदार या वतनदार वो ही करता धरता होता है, वही सूद भी इकट्ठा करेगा, टैक्स भी लेगा, वही दुख निवारण भी करेगा, टंटे फसाद उनका भी दुख निवारण वही करेगा। कैसे करेगा वो उसकी खुद की मर्जी के ऊपर है। इसके ऊपर कोई लॉ, उसका कोई लीगल प्रोसेस है, कोई लिखित ऑर्डर्स हैं, ये सब कुछ नहीं आता था। इससे क्या हो जाती थी कि जो पब्लिक है वो परेशान रहती थी। और ये सारी चीज़ें शिवाजी के ध्यान में आई। तो सबसे पहले जब उन्होंने अपना राज्य का विस्तार करना शुरू किया, स्वराज्य बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा भी ये वतनदारी सिस्टम को निकालना चाहिए और सारा कंट्रोल सेंट्रली होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए जो वो स्वराज्य बनाना चाहता है, वहाँ से हो, ताकि सबको ट्रांसपेरेंट और बराबर का न्याय मिले। तो आपने बोला कि सब कुछ सेंट्रलाइज में, हाँ, सेंट्रलाइज हो गया। तो उसके लिए क्या कोई लीगल बुक और कोई संविधान जैसी चीज़, कोई नियम कानून की किताब कुछ थी? जब शिवाजी ने ये सब सेंट्रलाइज कर दिया तो जैसे पिछली बार हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा, टैक्सेशन बारे में हमने बात करी, पैसों, फाइनेंस, करेंसी के बारे में बात करी, उसके ऑर्डर्स। सिमिलरली शिवाजी ने अपना लीगल सिस्टम एक प्रोसेस के हिसाब से लिखित रूप में दे दिया कि लीगल प्रोसेस क्या होगा अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जो होगा, हर गांव में होता है, जमीन का झगड़ा हो गया, फसल का झगड़ा हो गया, आपस में मार पिटाई हो गई, तो वो कैसे बढ़ेगा? गांव का जो पाटिल है, गांव का जो मुखिया है, उसके हाथ में उन्होंने कुछ नहीं रखा है। लीगल सिस्टम में वो भी आता है, पर
आखिरी फैसला शिवाजी के हाथ वो में होगा। एक कड़ी के रूप में, वो एक कड़ी के रूप में आखिरी फैसला शिवाजी का। ये सारी चीजें उसने लॉ की जो प्रोसेस की किताब लिखी, जो उसने वहां से लिख के पूरे सारे अपने स्वराज्य में बताया कि ये लॉ ऐसे फॉलो किया जाएगा। उसके जितने ऑफिसर्स थे उनको बताया कि इसी तरीके से फॉलो करना है, उसका कोई डिविएशन के लिए किसी के पास गुंजाइश नहीं होती थी। वो कोई किताब थी कुछ ऐसा जो है जिसमें उन्होंने लेआउट जो ये सब चीजें, दो चीजें उन्होंने लिखी। एक किताब जो डिस्प्यूट या जो लड़ाई झगड़ा है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो विज्ञानेश्वरी है, वो उसके हिसाब से किया। और एक है नॉर्मल प्रोसीजर लिखे कि भी कैसे एक न्याय पूरी प्रणाली कैसे जाएगी, वो अलग से। पर न्याय कैसे देना है उसका, हमने उसको वर्डिक्ट कैसे देना है उसका, वो एक लॉ की किताब थी। उस लॉ की किताब से ही वर्डिक्ट दिया जाता था। पाटिल, कुलकर्णी या जो गांव का मुखिया है या उसका जो लॉ मिनिस्टर है, न्यायाधीश है, उसकी मन मर्जी से वर्डिक्ट नहीं दिया जाएगा। ये गांव से शुरू होके सेंट्रल यानी कि शिवाजी तक का प्रोसेस तो लिखित रूप में रूल बुक फॉलो की जाएगी, रूल बुक फॉलो की जो कि रूल बुक थी विज्ञानेश्वरी, जो जिसमें डिस्प्यूट के बारे में दिया जाता, और दूसरा प्रोसीजर्स दिए थे कि लॉ का प्रोसीजर कैसे होगा। ठीक है, तो अभी अगर मान लीजिए, क्योंकि न्याय प्रणाली तो नीचे से ऊपर तक जाती है हमारे यहाँ अभी भी जो है लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद फाइनल जो है जो मर्सी पिटिशंस वगैरह वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो गांव में झगड़ा हो गया, दो पक्षों में वाद विवाद हो गया, अब ये प्रोसेस कैसे चलता था? गांव में झगड़ा होता है, गांव में झगड़ा होगा तो सबसे पहले गांव की सभा बैठी जाएगी। गांव की सभा मतलब गांव में या तो गांव का जो मुखिया होगा या पाटिल या कुलकर्णी होगा, गांव का जो पंडित होगा, गांव का एक मंदिर होता है, पंचायत का, जैसे आजकल जैसे पंचायत की, गांव की पंचायत जो बड़े लोग होंगे, वो 5-6 लोगों की एक कमेटी होगी। उस कमेटी को, उस गांव की कमेटी को गोत सभा नाम दिया गया। अच्छा, गोत सभा नाम दिया गया है, जो उस लड़ाई झगड़े का फैसला करेगी। गोत सभा में वो केस आएगा, दोनों पक्ष खड़े होंगे और जो गांव का पाटिल या कुलकर्णी होगा वो उसका फैसला करेगा। तो ये लोएस्ट लेवल का, ये लोएस्ट लेवल एक गांव के, अभी जैसे एक गांव है, जब बड़ा डिस्ट्रिक्ट, एक गांव हो गया, 5-6 गांव या बड़ा इलाका 10-12 गांव मिला के एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो गोत सभा का अगला लेवल नहीं। तो अभी वही मैं पूछना चाहता हूँ कि गोत सभा ने कोई फैसला सुना दिया, जैसे कि हम जानते हैं कि सरपंच में जो है सरपंचों ने फैसला लिया, अब वो मान्य हो जाता है। लेकिन गोत सभा में अगर कोई फैसला हुआ और दोनों पक्षों में से एक पक्ष जो है उससे जो है खुश नहीं है, तो उसका कोई अगला अपील भी होता था, कहीं जा सकते थे? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देयर वाज अ प्रोविजन फॉर अपील। ओके, देयर वाज अ प्रोविजन फॉर अपील। एंड गोत सभा में अगर जो फैसला दिया जाता है, अगर वो पार्टी को मंजूर नहीं है तो वो बता सकता है गोत सभा को मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं, तो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होता, उसको दूसरे गांव की गोत सभा में खड़ा किया जाता है। अच्छा। ताकि वो दूसरे नेबरिंग गांव में जाएगा, वहां न उसको कोई जानता है, न उसका कोई जान पहचान वाला है, न गांव वाले उसको जानते हैं, न वो गांव वालों को जानता है। इसका मतलब एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि भी जो फैसला किया जाएगा वो लॉ के मुताबिक किया जाएगा। तो उसको ये ग्रीवेंस के भी मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं, तो उसको दूसरी गोत सभा यानी कि बगल वाली गांव के गोत सभा में उसका केस रखा जाए, ताकि नो भाईबंदी। ओके, गुड। तो उसके बाद ये एक गांव का हो गया गोत सभा। 4-5 गांव मिला के नेक्स्ट लेवल देशक उसे कहते हैं। ओके, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो देशक आ जाएगा। इसके बाद वो दूसरे गांव में जाता है, अगर दूसरे गांव में भी अगर खुश नहीं होता तो वही केस एक देशक यानी कि उसका कंपोजिशन वही रहेगा पर हायर लेवल हो जाएगा। जैसे गांव का जो 5 गांव का मुखिया जो जमींदार है वो उसका मुखिया बन जाएगा। सरनोबत जो आर्मी का चीफ है वो उस कमेटी में शामिल हो जाएगा। किले का जो हवलदार है वो उस कमेटी में शामिल हो जाएगा। जो गांव का मुख्य प्रीस्ट है, जो पंडित है,
वो उस कमेटी में शामिल हो जाएगा। यानी कि कमेटी बड़ी होगी, उसका लेवल बड़ा होगा और दूसरे लोग होंगे, यानी कि वही आदमी फिर उस केस के ऊपर नहीं आएगा। तो यानी कि ट्रांसपेरेंसी लेवल, पहले गोद सभा, फिर पड़ोस के गांव की गोद सभा, वो नहीं है तो देशक। चलिए, ये तो आपकी हायरार्की जो है कोर्ट की हो गई, अभी उसके आगे भी हम जाएंगे। लेकिन जब भी कोई केस नीचे के लेवल, किसी भी लेवल पे जाता था, तो जैसे होता है एविडेंस होता है, ठीक है, साक्ष्य, तो किस तरह के एविडेंस और किस तरह से ट्रीट किए जाते थे एविडेंसेस? ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो वहाँ पे प्रचलित था उस ज़माने में। एक तो जो दो पार्टीज आती थी, नॉर्मल है, आज की भी है, इसमें दो पार्टी है, एक एग्रीड पार्टी होगी, एक के अगेंस्ट केस किया होगा। तो वहाँ पे उनको अग्रवादी और पश्चिमवादी नाम से जाना जाता था। एक अग्रवादी होगा, एक पश्चिमवादी होगा। तो ये दो पार्टीज आपकी डिस्प्यूट की बन गई। उसके बाद अगर तो डिस्प्यूट का जो फैसला होता है, अगर उसको मान लेते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्डिक्ट, वो राजीनामा पत्र, वो तो बात की बात होगी, मैं एविडेंस पूछ रहा हूँ। हाँ, वो राजीनामा पत्र में वो एक्सेप्ट किया जाएगा कि राजीनामा पत्र में एक्सेप्ट हो गया। देन इसका जो कोर्ट ऑर्डर होगा, कोर्ट ऑर्डर जो लिखा जाएगा, जो भी लिखित में अभी ये फैसला हुआ, उसको संवाद पत्र, कन्वर्सेशन संवाद पत्र में जाए। ये सब कहां से बनता है? ये सब जब सुनवाई होती है तो एविडेंस प्रोड्यूस होता है। एविडेंस इन राइटिंग प्रोड्यूस होगा। राइटिंग में अगर जब एविडेंस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर जो वो आपकी जो कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है या गोद सभा का कोर्ट है या देशक का जो कोर्ट है, अगर तो वो कन्विंस हो जाते हैं तो वो ठीक है। अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं तो उनको वो एविडेंस को प्रूव करना पड़ेगा कि वो एविडेंस करेक्ट है कि नहीं। मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, तो उसको प्रूव करना होता है। नाउ इफ ही हैज टू प्रूव, एक प्रोसेस है, उसका कहते हैं दिव्य प्रोसेस। वो दिव्य प्रोसेस है, पर ये 4-5 प्रोसेसेस हैं। दिव्य प्रोसेस, दिव्य नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और 4-5 प्रोसेसेस हैं। जैसे एक है अग्नि दिव्य, यानी कि अग्नि परीक्षा, वो आग के साथ रिलेटेड है। जल दिव्य, विष दिव्य, कोश दिव्य और तांदुल दिव्य। ये 4-5 है सर्कमस्टांसेस। तांदुल दिव्य, तांदुल दिव्य, तांदुल दिव्य मतलब जब तेंदुलकर नाम कहीं, ओके, तेंदुलकर इसके साथ साथ तांदुल इज मराठी में प्राइमरली राइस। सो ये 4-5, अभी ये 4-5 प्रोसेस इसके लिए दी हुई है, प्राइमरली टू सी द सर्कमस्टांसेस, एविडेंस और केस। इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए कौन सा दिव्य प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, ये उस कोर्ट के ऊपर है। इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें ये है, जैसे इंटरेस्ट के लिए जो जल दिव्य है, जल दिव्य में जो जिसने एविडेंस प्रोड्यूस किया है, जिसने एविडेंस प्रोड्यूस किया है, उसको प्रूव करना है कि जो मैंने एविडेंस प्रोड्यूस किया है वो करेक्ट है, सही, हाँ, और सही है। तो वो कैसे करेगा? तो उसको गांव के पास जो नदी है या कोई पॉन्ड या जलाशय होगा, जो पॉन्ड है, टैंक है, वाटर बॉडी है, उसके पास लिया जाता है। अच्छा। और उसको उसके अंदर उसको खड़ा किया जाता है, पानी के अंदर। उस पिटिशनर को उसके अंदर खड़ा किया जाता है, पर यह ध्यान रखा जाएगा कि कहीं वो स्लिप करके बह के डूब ना जाए, तो वो प्रोटेक्शन के लिए लोग होते हैं, पर उसको वहां खड़ा किया जाएगा। फिर एक जो गांव का सबसे तेज तर्रार और माना हुआ धनुर्धर, आर्चर जो होगा, तीरंदाज, उसको बुलाया जाता है, और एक इशारे के ऊपर वो पानी के अंदर बैठ जाता है, और तीरंदाज 3 तीर मारेगा। वो किसी कहीं दूर जाके गिर जाएंगे, तो 3 एक ही जगह तो गिरेंगे नहीं, 3 जगह गिरेंगे। तो जो तीर बीच में गिरेगा उसको एवरेज डिस्टेंस माना जाता है। और इस जो आदमी पानी के अंदर है, उसको तब तक पानी के अंदर सिर डुबो के बैठे रहना है जब तक ये तीरंदाज जाके अपना तीर उठा के वापस नहीं लेकर आता। भाई तो धीरे दौड़ने वाला तो बेचारा मर जाएगा। तो अब ये उसकी किस्मत है कि ये धीरे दौड़ने वाला या नहीं है, तो वो जब तक वापस ले, और अगर तो वापस अंदर बैठा रहा है और वो जब बैठ के वापस आके खड़ा हो जाता है, तो ये माना जाता है कि ये सच बोल रहा है। अभी क्यों ये प्रोसेस किया गया है, इससे क्या प्रूव होता है,
एविडेंस के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली आया नहीं है, हाँ। पर ये प्रोसेसेस हैं और Okay. ये 4-5 प्रोसेसेस और ये काफी प्रचलित थे और लोग मानते थे इनको। तो एक ये इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है हाँ, जो वो नहीं, ये करते तो थे, बड़ा तो एविडेंस वाकई इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो वो एविडेंस है कि भी वो तीर फेंकेगा जब तक वो डुबकी लगा के बैठा रहेगा, और जब तक वो वापस नहीं आता वो अंदर ही रहेगा जो, और बाद में खड़ा हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाता है कि भी वो सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। जल्दी क्यों, कैसे, क्या प्रोसेस है, क्यों ये रखा गया, वेल हिस्ट्री इज जनरली क्वाइट अबाउट इट, बट देन दिस वाज अ prevalent procedures followed to certify whether the evidence is right or wrong. ओके, तो एक तो ये हो गया आपका एविडेंस का, और क्या जो है प्रोसेस फॉलो करते थे? Other processes what I told भी कोश दिव्य, अग्नि दिव्य। अग्नि दिव्य जनरली की भी आग के वो साक्षी, अग्नि साक्षी टाइप की जो कोयले हैं, कोयले के ऊपर चलेगा, अगर छाले नहीं पड़ते हैं तो वो सच बोल रहा है, छाले पड़ जाते हैं तो झूठ बोल रहा है। तो समथिंग लाइक दैट सारे प्रोसीजर्स हैं। तो कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करना है ये कोर्ट के ऊपर लागू होता था, और जो लॉ बुक है वो बताए कि जो अगर ये एविडेंस कैसा जैसा प्रोड्यूस हुआ है, इस एविडेंस को प्रोड्यूस करके अगर उसको टेस्ट करने के लिए ये दिव्य प्रोसेस या दिव्य जो आपके प्रोसेसेस हैं वो फॉलो किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रोहिबिटरी टाइप की चीज़ें होंगी जिसकी वजह से डर के मारे लोग जो है मतलब अपराध कम करें? प्रोबेबली कि भैया अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो तो डर के मारे ये करेगा ही नहीं। अगर आप झूठ बोल रहे हो, अगर आपकी मतलब करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है, आपके पास करेज नहीं है सच बोलने के लिए, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो इनसे वो झूठ आपका पकड़ा जाएगा। तो एविडेंस और झूठ, इसका शायद पानी का और एविडेंस का शायद कोई रिलेशन नहीं होगा, देयर मे नॉट बी ए मच रिलेशन, बट इट जस्ट गोज टू प्रूव दैट जिसने ये एविडेंस दिया है वो इज ए राइट और रॉन्ग। So he just wants to show that he has that courage of conviction to say that my evidence is right. So this is just a test to certify that given evidence is correct. Okay. What more is there in the Shivaji's legal system? Then now see we have gone from the village, we have gone to district. District में देशक थे। ये भी हो सकता है कि जो पिटिशनर है वो देशक से भी खुश नहीं है, तो देन उसके पास राइट होता था कि ही कैन देन अप्रोच द लॉ मिनिस्टर, हायर अपील के लिए जाएगा, हायर अपील के लिए लॉ मिनिस्टर। और लॉ मिनिस्टर यूज्ड टू बी कॉल्ड न्यायाधीश, जो आज भी बोला जाता है। हाँ, न्यायाधीश आज प्रेवलेंट वर्ड है। न्यायाधीश एक्चुअली कोर्ट में हो जाता है, लेकिन लॉ मिनिस्टर तो विधि मंत्री है, वो विधि मंत्री, पर न्यायाधीश, लेकिन वो ये ड्यूटी भी परफॉर्म करता है। और न्यायाधीश कौन है? शिवाजी ने जब स्वराज्य बनाया अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने 8 मिनिस्टर नॉमिनेट किए थे, जो हर एक अपने अपने सब्जेक्ट देखते हैं। कोई फॉरेन मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, एक डिफेंस मिनिस्टर है, एक आर्मी चीफ है, लॉ मिनिस्टर न्यायाधीश होता, और उसकी कोर्ट में फिर ये फैसला होता है। तो वो वहां से लेके न्यायाधीश के पास जाएगा। न्यायाधीश आज तक के जो फैसले हुए हैं, गोसभा ने क्या फैसला दिया है, क्या एविडेंस प्रोड्यूस किया है, देशक ने क्या एविडेंस के ऊपर क्या अपना कमेंट दिया है, वो सब मद्देनजर रखते हुए न्यायाधीश उसी किताब को रेफर करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। तो शिवाजी के पास भी कोई अपील जाती थी? जरूरी नहीं है कि न्यायाधीश के भी फैसले से कोई खुश हो या ना हो। हाँ। तो इसके बाद उस पिटिशनर को शिवाजी के पास जाने का हक होता था, वो मांग सकता था कि मैं खुश नहीं हूं, मेरे को शिवाजी से ही फैसला चाहिए, और वो फैसला फिर फाइनल होता था। एट टाइम्स शिवाजी अपने कैंपेन्स के ऊपर होते थे। शिवाजी यूज्ड टू गो फॉर कैंपेन्स, मिलिट्री कैंपेन्स एंड मिलिट्री ऑप्शन, बिकॉज all these things was fluid, they were there. So but the legal system never stopped just because Shivaji is not present. उनके एब्सेंस में भी जो है, उनके एब्सेंस में शिवाजी नहीं होता था तो उनकी मदर जीजाबाई फिर फैसला लेती थी। वो फाइनल अथॉरिटी मानी जाती, राजमाता थी, वो राजमाता जो फाइनल अथॉरिटी मानी जाती थी। तो वहां तक ये लीगल सिस्टम डॉक्यूमेंटेड था। लीगल सिस्टम वाज ट्रांसपेरेंट,
Robust. सिस्टम वाज नोन टू एवरीबॉडी। सबसे बहुत बड़ी बात है कि ये सबको पता था कि ये लीगल सिस्टम है, ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है, और मैं यहाँ तक शिवाजी या जीजा माता तक मैं जा सकता हूँ। सब खुश थे, और यही चीज शिवाजी को चाहिए थी अपने स्वराज्य में, लोगों की लॉयल्टी, लोगों की इंटीग्रिटी, ये उसकी स्ट्रेंथ थी। और इसके लिए उसने, जो बिगिनिंग में आपने पूछा, वतनदारी सिस्टम में ये सब प्रोसेसेस प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते। बहुत आर्बिट्री सिस्टम था वो, और ऑप्रेसिव भी था। ऑप्रेसिव आर्बिट्री सिस्टम, एंड दे हैड नो qualms about or they had no anything to do with the welfare of the people. They just wanted to rule ruthlessly. So that was what was removed by Shivaji, that Vatandari system, and he centralized the whole thing. And legal is one of the major sore point of any governance, which he streamlined it. उसने वो streamline इसलिए किया ताकि लोग खुश रहें। हम लोग शिवाजी के या मराठास के जो लीगल सिस्टम के बारे में बहुत कम बातें करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि शिवाजी की हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली मुगल और ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री उसमें दब के रह गई। वो सिर्फ उसको उनकी जो मिलिट्री वैल्यूज या मिलिट्री लीडर थोड़ी बहुत जो उन्होंने एक दो लड़ाइयाँ जो उन्होंने प्रोजेक्ट करी ली थी, बट काफ़ी कुछ उन्होंने किया था, वही प्रोजेक्ट हुआ, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ये दब के रह गई। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, तभी तो हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लग सके कि शिवाजी का एक जो इतना महत्वपूर्ण पहलू है, और किसी भी शासन व्यवस्था में न्याय व्यवस्था जब तक मजबूत नहीं हो तो सिस्टम अच्छा हो नहीं सकता है, और शिवाजी के टाइम में ये था। ये बड़ी खुशी की बात है जान करके, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी एनलाइटनिंग टू टॉक टू यू ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल थिंग इज कि टुडे नाउ द सिस्टम व्हिच ही केम इज अबाउट 350 years old. He had the system documented, he had the system transparent system, जो उस टाइम अपने सब्जेक्ट्स के लिए उसने लगाया। आज भी अगर हम देखते हैं, आज का भी लीगल सिस्टम उसी लाइन पे चल रहा है। ठीक है, हमारे रूट्स उस लीगल सिस्टम के शायद ब्रिटिशर्स से आए होंगे या कैसे आए होंगे, पर हम ये नहीं बोल सकते कि उनके पहले लीगल सिस्टम नहीं था। लीगल सिस्टम था, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था और वेल एस्टैब्लिश्ड था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड फाइनल। एक थोड़ा सा लीक से हटके सवाल हो गया, ये जो इनका सिस्टम था उसमें मैं कहीं वो नहीं देखता हूँ कि किसी रिलीजियस बुक से प्रेरित हो या किसी पर्टिकुलर धर्म को जो है फॉलो कर रहा हो, ऐसा तो इसमें कहीं दिखा नहीं मुझे। ये काफ़ी सेक्युलर टाइप का जो है लीगल सिस्टम दिखा। हर आदमी एक उसमें, भाई एक क्रिमिनल है या दो क्रिमिनल हैं या शासन व्यवस्था के अगेंस्ट है, जो भी है, लेकिन इसमें कुछ उस टाइप की तरफदारी तो किसी की दिखी नहीं मुझे। जो मैंने गोद सभा, देशक, न्यायाधीश, इस सारे सिस्टम में मैंने रिलीजन का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि वो था ही नहीं। रिलीजन का नाम था ही नहीं वो, क्योंकि उसका मानना था कि लॉ ये सबके लिए बराबर है। लॉ सबके लिए बराबर है, वो जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, उससे उसको कोई लेना नहीं है। अगर वो सही है तो वो सही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। बस विज्ञान ईश्वरी के मुताबिक जो है, मुताबिक अगर वो सही है तो वो सही ही लीगल, वही लीगल सिस्टम फॉलो किया जाएगा। और जब ये अभी अब आप डेफिनेटली अगर आपने पूछ ही लिया है, जब उसने आर्मी एस्टैब्लिश करी और जब आर्मी ऑर्गेनाइज करी, जिसकी बात हम बाद में करेंगे, करेक्ट, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बाद में बात करेंगे। ये जो देशक है या न्यायाधीश है, जब न्यायाधीश अपनी कमेटी बिठाता है, उसका एक मेंबर आर्मी चीफ होता है। जब न्यायाधीश लॉ मिनिस्टर के पास जब केस जाता है, उस लेवल पे एक मिनिस्टर, एक कमेटी मेंबर आर्मी चीफ होता है। और शिवाजी का पहला आर्मी चीफ नूरबेग था। तो इसका मतलब वो भी लॉ की कमेटी में
एक मेंबर था और जो हिस्सा लेता था इस डिस्प्यूट को। रिलीजन कहीं नहीं है इसमें। अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, अगर आप गलत हैं तो आप गलत हैं। देयर वाज नो रिलीजियस बैकग्राउंड, देयर वाज नो रिलीजियस टच फॉर गिविंग अ जस्ट वर्डिक्ट टू द petitioner. Thank you, General Ranade. It was great talking to you about Shivaji's legal system, and this actually ends our talk on administrative acumen of Shivaji. अभी हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में शिवाजी के मिलिट्री लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। हालांकि वो वेल नोन टॉपिक है, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे जो है नॉलेज है जो कि आम व्यूअर को नहीं पता होती है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।